हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सोशल लैंड। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहला काम आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हिस्ट्री का चैप्टर 3 से। चैप्टर 3 बहुत ही उलझा हुआ चैप्टर बच्चे ज़्यादातर मानते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? चैप्टर 3 का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हम क्या पढ़ेंगे? तो पहले आज का जो टॉपिक है ना, आज पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एनालाइज करने वाले हैं, पूरा का पूरा कंक्लूड करने वाले हैं कि इस चैप्टर में किस तरह के टॉपिक्स को कवर किए जाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को व्यर्थ किए। आपका देखो टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड, बट इसको अभी इग्नोर करते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड को, और हम शुरू करते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ग्लोबल वर्ल्ड जो है पूरा उसका एनालिसिस। तो देखो सबसे तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। आप पढ़े हो ना ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में एक पूरा का पूरा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर 4। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? द इंटीग्रेशन और द इंटरकनेक्शन। देखो, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड में जब बहुत सारे देश, दो से अधिक देश जब आपस में बहुत तेजी से जुड़ने लगे, बहुत तेजी से कनेक्ट होने लगे, तो उसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन को लेकर के ना हमारे दिमाग में एक बहुत ही मतलब उलझा हुआ ख्याल बनता है कि ये आज से हुआ होगा 40 साल 50 साल पहले, क्योंकि लोग जो है ना एक दुनिया, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से कनेक्ट तो अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद तो यही लग रहा है, लेकिन इस चैप्टर में वो सारी गलत फहमियां जो है वो खत्म होने वाला है। तो क्या है इस चैप्टर में ऐसी चीजें? देखो इस चैप्टर का जो नाम है ना मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें क्या चीज देखने वाले हैं? देखो, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन, ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मर्चल्स। मतलब ये जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है ना, ये बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेगा एक साथ। क्या चीज को डिस्कस करने वाला है? ट्रेड का हिस्ट्री डिस्कस करने वाला है, माइग्रेशंस को डिस्कस करने वाला है। आप जानते हो ना माइग्रेशन क्या होता है? पता है माइग्रेशन क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। माइग्रेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर। जब लोग एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसे कहा जाता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का भी हिस्ट्री देखेंगे इस ग्लोबल वर्ल्ड में। अच्छा, इसके अलावा पीपल का भी मूवमेंट देखेंगे, कैसे किस तरह लिए पीपल मूव कर रहे हैं इन सर्च ऑफ वर्क, काम को ढूंढने के लिए जाते थे पहले भी। मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स, पहले कैपिटल्स भी मूव करते थे, ये एक कंट्री से दूसरा कंट्री, इसका भी हिस्ट्री देखेंगे। तो ये तो कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये एक ग्लोबलाइजेशन जो है कैसे समझने वाले हैं? तो देखो इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहले आप चारों लेसन का नाम जान लो। सबसे पहला लेसन है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। लेसन 1 क्या है? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। लेसन 2 द 19th सेंचुरी, 1815 टू 1914 के बीच का। लेसन 3 द इंटर वार इकोनॉमी, वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम का। एंड लेसन 4 द पोस्ट वार इरा, वर्ल्ड वार 2 के समय का। तो ये 4 लेसन है, लेकिन ये 4 लेसन मिलाकर ना ये बुक बहुत बड़ा हो जाता है, ये लेसन जो है ना बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या पढ़ने वाले हैं इन चारों लेसन में? चलो शुरू करते हैं। देखो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है जो जिसमें डिस्कस किया जाएगा एंशिएंट इंडिया से लेकर, मतलब एंशिएंट वर्ल्ड से लेके, एंशिएंट टाइम से लेकर के अप्रॉक्स 15th सेंचुरी तक। अब इस एंशिएंट टाइम से लेकर 15th सेंचुरीज तक ग्लोबलाइजेशन था भी या नहीं था, मतलब ये जो इंटरकनेक्शन वाली बात है, इंटीग्रेशन वाली बात है, क्या ये थी उस समय? ये देखने वाले कैसे एंशिएंट टू 15th सेंचुरी में। तो कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा कि उस समय लोग कनेक्टेड थे या नहीं? कुछ तो ऐसा सोर्स, कुछ ऐसे प्रूफ होने चाहिए ना जो प्रूफ करे, जो साबित करे कि उस समय एंशिएंट टाइम से 15th सेंचुरी के बीच में दुनिया, लोग एक कंट्री के दूसरे कंट्री से कनेक्टेड थे। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रूफ्स के रूप में आपका टॉपिक बना हुआ है। जैसे उस समय करेंसी का मूवमेंट देखेंगे हम कि किसी एक कंट्री का करेंसी किसी दूसरे कंट्री में पाया गया, जो प्रूफ करता है कि ग्लोबलाइजेशन की ओर शो करता है। सिल्क रूट देखने वाले, फूड ट्रैवल्स देखने वाले और कंक्वेस्ट देखने वाले। सिल्क रूट देखेंगे, इसके माध्यम से भी कंट्री कनेक्टेड थी। फूड ट्रैवल्स देखेंगे, जो भी फूड हम कॉमन फूड यूज करते हैं वो उसका देखेंगे हिस्ट्री, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है। और तीसरा, जब ये कोलंबस जो था ना, कोलंबस और वास्को डी गामा ने जब सी रूट का पता लगाया ना, तो कंक्वेस्टिंग स्टार्ट हुआ, एक कंट्री दूसरा कंट्री पे गया, कोलोनाइजेशन शुरू किया, तो उससे भी देखेंगे। तो ये 4 एग्जाम्पल है, ये जो आप 4 देख रहे थे ना आप, ये चारों,
ये चारों का चारों एग्जाम्पल से जो प्रूव करता है कि एंशियंट टू 15th सेंचुरी के बीच में दुनिया कनेक्टेड थी, इसीलिए उसको इस लेसन का नाम रख दिया गया द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो पॉइंट्स है ना, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होता है जानना कि भाई एंशियंट टाइम में सच में दुनिया कैसे कनेक्टेड थी। जो भोजन हम यूज करते हैं सच में ये कहाँ से कहाँ मूव करता है। अगर आप 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो सीधी बात है आप ये बात जानते हो, और अगर आपका ये चैप्टर मिस हो गया है तो आप यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हो कि क्या क्या इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। चलिए लेसन 2 की ओर। लेसन 2 देखो, द 19th सेंचुरी में भी कब का दिया हुआ टाइम, 1815 टू 1940, मतलब ये 100 ईयर्स का टाइमिंग है। और ये 100 साल के टाइमिंग में 3 चीजें देखेंगे, फ्लो अप देखने वाले, मतलब 2 कंट्री वर्ल्ड के बीच में फ्लो हो रहा है। क्या चीज फ्लो हो रहा है? 3 चीजें, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। 3 चीजें ट्राइड कर रहे हैं। अब इस 30 चीजों, अब ट्रेड हो गया, लेबर हो गया, अब कैपिटल, ये 3 चीजें जो है ना, ये क्या प्रूफ करेगा भाई, एक कंट्री का लेबर दूसरा कंट्री जा रहा है, एक कंट्री का कैपिटल दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट हो रहा है, या एक कंट्री का जो ट्रेड एंड व्यापार है वो दूसरे कंट्री के साथ हो रहा है, तो ये तो ग्लोबलाइजेशन की ओर इंडिकेट करता है, यही तो ग्लोबलाइजेशन है। तो इसको कैसे देखेंगे, कैसे प्रूव होगा कि तो ट्रेड हो रहा था 2 कंट्री के बीच में, 2 से अधिक कंट्रीज के बीच में 19th सेंचुरी में। तो देखो यहां हम देखने वाले वर्ल्ड इकोनॉमी एक एग्जांपल से, एग्रीकल्चरल एग्जांपल ऑफ ब्रिटेन से, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएगा। जैसे इसमें आपका आएगा एक लॉ, नाम है कॉर्न लॉज पढ़ेंगे हम लोग। एक दूसरा ऐसे ही टर्म आएगा कैनल कॉलोनीज के नाम से, ये इंडिया का है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये 2, ये भी इसी में देखने वाले हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हम देखेंगे ना ब्रिटेन का, तो क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटेन से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुरू हुआ और वो धीरे धीरे यूरोप में फिर एशियन कंट्रीज में फैल गया। और सेम लाइक दैट, जैसे एग्रीकल्चर में मान लो कोई एक अनाज का लिया, वैसे दूसरे प्रोडक्ट्स का, दूसरे कॉर्न्स का या दूसरे क्रॉप्स का भी इसी तरह से मूवमेंट दिखाया गया, जो इकोनॉमिक को क्या किया, वर्ल्ड वाइड कर दिया। और जब इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड होती है तो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा देखेंगे इसी में, जब ये वर्ल्ड इकोनॉमी बन रही थी, यानी ट्रेड जब फ्लो कर रहा था, तो इसमें टेक्नोलॉजी का क्या योगदान था। इसमें बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल आने वाला टेक्नोलॉजी में, ऐसे बहुत सारे हैं बट यहाँ पे एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेफ्रिजरेटेड शिप्स का। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये रेफ्रिजरेटेड शिप्स का, ठीक है। तो देखेंगे कि ये रेफ्रिजरेटेड शिप्स क्या है, कैसे यूज होता था। इसके अलावा रेलवे, रोडवेज या शिप जो है ना, ये सारी चीज़ें भी न्यू टेक्नोलॉजी इसी दौरान आई। तो इसने क्या किया, इकोनॉमी को इंटरलिंक करने में बहुत योगदान दिया। उसके बाद आ जाओ तीसरा, कॉलोनलिज्म। अब ये जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो क्या हो रहा था कि मतलब एक कंट्री, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज होती है ना, ये दूसरे कंट्री में, अफ्रीकन में, यूएसए के अंदर, एशियन कंट्रीज में आके अपना कॉलोनी बना रही थी। तो यहाँ पे कॉलोनी सबका डिस्कस नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉलोनी में डिस्कस किया जाएगा साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ के जो लोग हुआ करते थे ना, जब ब्रिटेन लोग आया, स्पेनिश आए, जर्मन्स आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, जब ये लोग आए ना अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ के लोग उनके अंडर में काम करने को तैयार नहीं थे। तो इन लोगों ने ऐसे डिप्लोमेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया, अंग्रेजों ने या यूरोपियन पावर्स ने, कि यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया अपने अंडर में काम करने को। अफ्रीकन के लोग जो होते थे ना, वो क्या कहते हैं, वो उनके पास काफ़ी कैटल्स था और वो अपनी कोई ज़रूरतें पूरी उसी से कर लेते थे, ज़्यादा ज़रूरत था ही नहीं। इन लोगों ने ज़रूरत क्रिएट्स किया, उनको कंपल्स किया, उनको मजबूर किया अपने अंडर में काम करने का। और इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आएगा रिंडर पेस्ट का। एक क्या है, एक कैटल डिजीज़ होता है, और इस कैटल डिजीज़ के बारे में हम देखने वाले हैं इसमें। अब देखेंगे तीसरा, लेबर माइग्रेशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के किस राज्य से लेबर माइग्रेट करके कहाँ जा रहे थे, उनके साथ किस तरह से कंडीशन सेट की जाती थी, किस तरह से गुमराह करके उनको दूसरे देश ले जाया जाता था, वहाँ पे जाके क्या सिचुएशंस होती थी, वो उसको कैसे टैकल करते थे, ये देखेंगे। इसमें ज़्यादातर जानते हैं कि बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ याद रहती है, कुछ याद हो ना हो, ये जरूर याद रहता है। इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है चटनी म्यूजिक का, ये सारे बच्चों को याद होगा, तो वो आप देखेंगे वहाँ पे, ठीक है, टॉपिक जब डिस्कस होगा तो। उसके बाद अगला देखेंगे हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का। मतलब इंडिया के भी कुछ ऐसे लोग थे, इन्वेस्टर थे, जो दूसरे कंट्री में जाके क्या कर रहे थे, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे, बैंकर्स का काम कर रहे थे। तो कैपिटल फ्लो हो रहा है यहाँ पे। देखो ट्रेड तो हम इन सब में देख लिए, लेबर यहाँ पे फ्लो हुआ, अब यहाँ पे कैपिटल से। इसके अलावा इंडियन ट्रेड का एक हिस्ट्री देखने वाले हैं, छोटा सा व्यू किया गया कि एंशिएंट टाइम में इंडिया का हिस्ट्री कैसा था, मैं जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कैसे डाउन किया। और ऑलरेडी हमने इसका एक वीडियो क्लिप जो है ना, आपका प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे इसका वीडियो क्लिप जो है अपलोड किया हुआ है 10th हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट वाले में। और हम इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शंस में पेस्ट कर दे रहे हैं, आप यहाँ से भी उसको देख सकते हो, इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो ये आपका लेसन
2 हो गया। अब चलते हैं कौन सा लेसन में, लेसन 3, इंटर वॉर इकोनॉमी। तो इंटर वॉर इकोनॉमी जो है ना, ये स्पेशली वर्ल्ड वॉर के इर्द गिर्द घूमता है। तो वर्ल्ड वॉर कब से कब के बीच में हुआ, यहाँ दिया हुआ है, और आप भी जानते हो 1914 to 18, जो जिसमें 2 पावर ब्लॉक्स आपस में लड़े। एक तरफ ये एलाइज था और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर था, और ये सब आपस में लड़ रहे थे, पूरे वर्ल्ड लड़ गई आपस में कॉलोनीज के माध्यम से। तो इसे वर्ल्ड वॉर कहा गया, और इसे वर्ल्ड का पहला इंडस्ट्रियल वॉर भी कहा जाता है। तो वो सब टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्यों कहा जाता है। जब ये वॉर हुआ तो उससे रिलेटेड इफेक्ट भी हुआ, प्राइसेस का डाउन हो जाना, हाउस होल्ड इनकम का डाउन होना, लोगों का मरना या कैजुअलिटीज़ की रेट होना, ये सब कॉमन बात है जो यहाँ पे होगी। कुछ रिलेटेड चीज़ें भी होती है, जैसे ब्रिटेन जो होता है ना, इसका पोजीशन डाउन होता है, उसके जगह पे यूएसए, जापान और इंडिया जो है ना, ये इसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ग्रो करती है। तो वो यहाँ पे देखने वाले हैं हम। अच्छा, उसके बाद इसी में देखने वाले हैं क्या, यूएसए का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है 1920s का, 1920 से 30 का मास प्रोडक्शन का। मतलब पहली बार यूएसए के अंदर मास प्रोडक्शन वाले सिस्टम शुरू किया गया, और ये फोर्ड मोटर को श्रेय जाता है, उसने क्या किया, मास लेवल पे प्रोडक्शन शुरू किया, असेंबली लाइन जैसे टर्म को यूज़ किया, वर्करों को डील किया, वो यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ है, आगे चल के वर्ल्ड वॉर का ही हम इफेक्ट इसको मान सकते हैं। 1929 से 30 के बीच में आया ग्रेट डिप्रेशन, बहुत भयंकर ग्रेट डिप्रेशन, और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा फार्मरों के ऊपर देखने को मिला। कि हुआ क्या था इस ग्रेट डिप्रेशन में, कि मार्केट के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो गया, और उसका मार्केट प्राइस वैल्यू गिर गया। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था किसानों को। तो वो हम देखने वाले हैं कि वर्ल्ड लेवल पे इसका कहाँ कहाँ कैसे इफेक्ट हुआ, ये लेसन 3 में। तो लेसन 3 जो है ना, ये देख रहे हो ना, 1914 से लेकर 30 तक में बस उतना ही सर्कुलेट करके खत्म हो जाता है। अब आते हैं अगला टॉपिक, पोस्ट वार एरा, जिसको आप ये आपका सर्कुलेट होता है वर्ल्ड वार 2 के ड्यूरेशन में, 1939 to 45 के बीच में चला। यहाँ भी 2 पावर ब्लॉक्स है, एक तरफ है एलाइस और दूसरी तरफ एक्सिस पावर है। ऑलरेडी आप ये बात जानते हो। अब ये युद्ध जब खत्म हुआ तो इफेक्ट तो इसका भी होगा भाई, युद्ध हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे। यहाँ जब 1914 में भाई बहुत सारे स्ट्रांग वेपन्स हैं, तो उस समय तो और भयंकर आ गया, एटम बम्स भी आया। आप जापान के बारे में कहानी जानते होंगे। तो इसका इफेक्ट एक बहुत अच्छा देखने को मिला ब्रिटेन वुड्स सेटलमेंट के रूप में। अब ये ब्रिटेन वुड्स सेटलमेंट क्या है, थोड़ा डीपली इसके ऊपर हमने क्या किया है, ऑलरेडी इसका भी हमने एक वीडियो क्लिप तैयार कर रखा है 10th हिस्ट्री वाले टॉपिक में, और इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, क्वेश्चंस भी इसमें रहते हैं, तो आप यहाँ जरूर देखिए इसको। उसके बाद ब्रिटेन वुड्स के बाद ये क्या हुआ, ये 1945 के बाद क्या हुआ ना, बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्री डीकोलोनाइज हो रहे थे, मतलब वो क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे। तो जब ये इंडिपेंडेंट हो रहे थे ना, तो इन इंडिपेंडेंट कॉलोनीज के पास एक प्रॉब्लम था, इन सारे कंट्रीज के पास। इनके कंट्रीज में ओवर पॉवर्टी थी, रिसोर्सेज की कमी थी, टेक्नोलॉजीज की कमी थी, इन सबको इनको डील करना था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, हाथ फैलाया भाई। कहाँ फैलाया, तो ब्रिटेन वुड्स वाले सिस्टम से ये लिंक करता है टॉपिक। और फिर उन्होंने अपना स्ट्रेटेजीज भी अपनाया, अपना तरीका अपनाया प्रॉब्लम से निकलने का, जिसमें इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज ने अपना ग्रुप बनाया, जिसमें कुछ एग्जांपल्स इसमें डिस्कस किया गया है G77 जैसे ग्रुप का। और लास्ट ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है, ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि 60 आते आते 1960 आते आते ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम खत्म हो गया, और यहीं से शुरू होता है फिर MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके कहाँ, इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन, और वहाँ से ग्लोबलाइजेशन हम लोग पढ़े थे। तो देखो आप यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन MNC है 1970s के दौरान, और हम जो टॉपिक देख रहे हैं ना, ये एंशिएंट टाइम से लेके गया वहाँ तक। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसमें हम अगले टॉपिक में क्या प्रयास करेंगे कि ये जो आपका पहला लेसन है ना, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इस प्री मॉडर्न वर्ल्ड को हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर दें। हम ये देख लें उस चैप्टर लेसन में कि करेंसी कैसे प्रूफ करता है ग्लोबलाइजेशन को, सिल्क रूट कैसे प्रूफ करता है ग्लोबलाइजेशन को, फूड ट्रैवल्स कैसे करता है ग्लोबलाइजेशन को प्रूफ, और कंक्वेस्ट या डिजीज या ट्रेड ये कैसे प्रूफ करता है ग्लोबलाइजेशन को। ये हम देख लेंगे आगे अगले वीडियो क्लिप में। आज के लिए बस इतना है, दैट्स ऑल।